नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। एग्जिट पोल देखकर इंडिया गठबंधन के लोग थोड़े मायूस तो हैं, लेकिन दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक कह रहे हैं कि आप इन एग्जिट पोल पे एकदम भरोसा मत करिए। मुझे याद आया, पार्लियामेंट के चुनाव से पहले सारे एग्जिट पोल दिखा रहे थे 350 400 सीटें मोदी जी को। शेयर मार्केट के लाखों करोड़ रुपए बढ़ गए और नतीजा कुछ आया, लाखों करोड़ रुपए डूब गए क्योंकि सट्टा बाजार वालों ने पैसे कमा लिए। तो मैंने स्टोरी करी थी कि एग्जिट पोल के पीछे सट्टा बाजार होता है। केपी मलिक मानने को तैयार नहीं है कि एग्जिट पोल सही हैं। उनको कहना है कि किसी भी कीमत पे एनडीए सरकार नहीं बना सकता, बिहार के हालात बहुत खराब है। और क्यों कहा केपी मलिक ने कि इन एग्जिट पोल को देखकर मोहन भागवत और आरएसएस मायूस है। लेके चलता हूं सीधा केपी मलिक के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन करिए। सुनते हैं क्या कहा। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है आपका केपी मलिक साहब। अमित शाह जी ने जी, लड्डू का धन्यवाद ऑर्डर संजय कर जी। दिया होगा। अमित शाह जी ने लड्डू का ऑर्डर कर दिया होगा। मोदी जी बड़े खुश होंगे, एग्जिट पोल में बम बम हो गई है, एनडीए की सरकार बन रही है, सारे एग्जिट पोल कह रहे हैं। मुझे तो वो वाले पार्लियामेंट वाले याद आ गए एग्जिट पोल। अब की बार 400 पार हो। सारे सारे एग्जिट पोल जो है मोदी जी को 350 400 से कोई नीचे ला नहीं रहा था। अगले दिन शेयर मार्केट धड़ाम बिल्कुल चढ़ गया ऊपर, और जब रिजल्ट आया तो शेयर मार्केट में लाखों करोड़ रुपए डूब गए और कुछ लोगों ने लाखों करोड़ रुपए बढ़ा दिए। क्या माना जाए कि एग्जिट पोल सही है, या ये भी शेयर मार्केट की एक नई चाल है, सट्टा बाजार की एक नई चाल है? क्या लगता है आपको? देखिए संजय जी, अगर आप एग्जिट पोल की बात करें तो एग्जिट पोल पे इसी वजह से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है कि एग्जिट पोल जो है उसमें भी गोदी मीडिया अपना रहे हैं और उसमें भी उस तरीके से दिखा रहे हैं जो उनके मन में है, जो सरकार चाहती है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप ये बताइए कि आज लास्ट वोटिंग हो चुका है, 14 तारीख को परिणाम आ जाएंगे। आप अधिक दिखा के क्या करेंगे? आप याद करिए उत्तर प्रदेश को, सारे जितने भी इनके चैनल थे सारे बता रहे थे 60 65 70 55 से नीचे कोई भी एग्जैक्ट पोल नहीं दिखा रहा था और हम 40 पे अड़े हुए थे। हम भी ये नहीं कहते कि 31 सीटें या 33 सीटें भाजपा की आएंगी, हम 40 पे अड़े हुए थे क्योंकि डर रहे थे। और कई सारे चैनलों के एंकरों ने और पत्रकारों ने मुझे कहा, मलिक साहब आप बहुत कम कह रहे हैं यार, कल को फिर ये होगा। अरे मैंने जो होगा देखा जाएगा। तो आज नतीजा ये है कि साले तुम्हारे चक्कर में हमने भी थोड़ा सा बढ़ा के बोल दिया, नहीं तो हम तो 30 बोल रहे थे। तो और मैं तो शुरू में आपको बताऊं संजय जी, मेरे पास जो रिपोर्ट थी वो 20 की थी और पक्की रिपोर्ट है वो 20 की। आप आज भी कर लीजिए, कोई देर नहीं हुई। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो 12-13 सीटें हैं जहां पे गड़बड़ी हुई है, अगर वो सीटें आप हटा देते हैं तो भाजपा 20 पे अटक जाती है। तो हमारे पास तो पक्के आंकड़े थे धरातल के, लेकिन फिर भी चलिए। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, जिस प्रकार से बिहार का पिछले 15 दिन से आप उठा पटक सारी चीजें देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो नीतीश को नाराज करने से हुआ है। और नीतीश को जो फायदा हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी से अलग होने से हो गया। नीतीश कुमार को इसमें चुनाव में मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जिस प्रकार से अगर एग्जिट पोल का भी थोड़ा सहारा ले लें। तो हम जो मान के चल रहे थे कि नीतीश कुमार कहीं ऐसा ना हो कि 20-25 पे अटक जाए, अब मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिहार की जनता में नीतीश कुमार के प्रति कोई एंटी कॉम्बेंसी मुझे दिखाई नहीं देती, जबकि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की जो 11 साल की एंटी कॉम्बेंसी है वो साफ झलकती है। इन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, डराने की, भरमाने की कोई कसर इन्होंने छोड़ी नहीं है। आप देखिए कि इन्होंने क्या किया था कि 10,000 रुपए दिए और ये रूमर चला दिया धीरे से कि जो 10,000 रुपए लिए हैं, अगर वोट नहीं दिया 10,000 तो छीनेंगे ही, कुछ और भी हो सकता है। आपका लाभार्थी अब 5 किलो राशन भी बंद हो जाएगा, आपका जो हेल्थ कार्ड है कहीं वो भी जमा ना हो जाए आपका। तो ऐसे भी इन्होंने लोगों को डराने का काम किया और कुछ महिलाएं डरी भी हैं। तो इन्होंने सारे हथकंडे अपनाए हैं, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे है। और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी मैं देखता हूं संजय जी इस चुनाव में, कि जो अगड़ी जाति का युवा था वो भी कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के प्रति एक सिंपैथी रखे हुए था। और वो सिंपैथी इसलिए रखे हुए था कि 1 से 1.5 साल का जो कार्यकाल उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी का था, उसमें जो उन्होंने काम किया नौकरी देने का, एक आशा अगड़ों में भी ये थी कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह का करेंगे। और दूसरा,
जो आरजेडी के उम्मीदवार थे अगड़ी जातियों के, वहां भयंकर रिजल्ट आए हैं, वहां भयंकर उपस्थिति आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वो खुद अगड़े हैं, उनको अगड़ों का वोट भी मिलेगा और पिछड़े और दलित का वोट तो मिल ही रहा है। और एक हैरानी की बात हो रहा है आपको, जो मुझे दिख रहा है, पिछली बार ओवैसी की 5 सीटें आई थी, इस बार ओवैसी को भी किनारे कर दिया है लोगों ने। एक सीट बड़ी मुश्किल से आती हुई दिख रही है, गारंटी आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। एक सीट ओवैसी की बड़ी मुश्किल से आती दिखाई दे रही है। 5 सीटें अभी हैं, 5 में से 4 सीटों पर हारते हुए नजर आ रहे हैं ओवैसी। अगर ये परिस्थिति बिहार में है, तो तेजस्वी यादव बढ़ोतरी ले रहे हैं। वो कितनी बढ़ोतरी ले रहे हैं, कहां तक जा रहे हैं, ये तो परिणाम बताएंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति में आज भी तेजस्वी हैं। थोड़ा सा राहुल गांधी ने अंत में आके जो अपनी रफ्तार कम करी और थोड़ा एग्रेसिव वो कम हो गए, जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था, उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे महागठबंधन को नुकसान होता हुआ दिख रहा है कि वो और अच्छा कर सकते थे, राहुल गांधी और ज्यादा समय दे सकते थे, और बीच में जो उन्होंने जाना बंद कर दिया उसका भी नुकसान कहीं ना कहीं लगता है। तीसरा, जो चुनाव को प्रभावित करने का एक और सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, जो पीके ने एक माहौल बनाया था और पीके के साथ युवा जुड़ा था, तो पीके ने ये कह के खत्म कर दिया कि मैं चुनाव ही नहीं लड़ रहा हूं। अब आप ये कहें कि सारी शादी की तैयारियां हो गई है, बारात तैयार हो गई है, और दूल्हा कह दे कि मैं बारात ही नहीं लेके जा रहा हूं, मैं शादी कर ही नहीं रहा, तो वो तो फायदा हुआ नहीं ना उस तैयारी का फिर। तो इसीलिए तेजस्वी यादव को फायदा इस चीज का मिला है कि जो पीके ने चीज तैयार की थी, वो मूवमेंट हो गया तेजस्वी यादव की तरफ, और तेजस्वी को उसका बड़ा फायदा मिलता हुआ इन चुनाव में दिखाई दे रहा है। दूसरा, आप देखेंगे जिस प्रकार से वोट फीसदी बढ़ा है, हमारी आपकी कल भी बात हुई थी कि पहले चरण में जो मतदान हुआ है, उससे भी बढ़ के मतदान यहाँ पे हुआ है, ऐतिहासिक है ये भी। तो मतदान का बढ़ना जताता है कि कहीं ना कहीं वोटर बहुत एग्रेसिव है, और एग्रेसिव होके वो वोट दे रहा है। और वो जो गुस्सा है वो किसके ऊपर है? वो नीतीश कुमार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने किया उसके ऊपर गुस्सा है, या जो वहां पे सरकार कर रही थी उसके ऊपर गुस्सा है? क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी को भी एहसास हो गया था, अगर आप मोदी जी के कुछ भाषण सुने तो बार बार जंगल राज, और वो ये कह रहे थे जंगल राज वाले बेटे को बिठाओगे तो वो भी जंगल राज, वो युवाओं को बताना चाह रहे थे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भी सर्वे कराया होगा कि युवा बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर तेजस्वी के साथ आ गया है, उसको कैसे तोड़ा जाए, ये कोशिश खुद प्रधानमंत्री ने अपने भाषणों में की है, और वो अंत में तोड़ नहीं पाए उसको, क्योंकि हर चीज में बहुत देर हो चुकी थी जब तक इन्होंने मोर्चा संभाला। अब अंत में इन्होंने कोशिश की 2 दिन पहले कि नीतीश कुमार को किसी तरह संभाल लें, उनको भी नहीं संभाल पाए। तो बहुत सारी चीजें हैं इस चुनाव में जो दिखाई देती हैं। एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, भले ये कुछ भी दिखाते रहे, लेकिन इन एग्जिट पोल पे हमें विश्वास नहीं है। जो नतीजे आप 14 तारीख को देखेंगे, वो इन एग्जिट पोल से अलग दिखाई देंगे आपको। जी। अच्छा केपी मलिक साहब, आपको ज्ञानेश कुमार की क्षमताओं पे सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं आप? ज्ञानेश कुमार हैं, वोट चोरी का खेल है, तो अगर ज्ञानेश कुमार जी का हुनर सामने आ गया, उनके हाथ से पत्ते निकल गए, ज्ञानेश कुमार जी ने पत्ते फेंट दिए होंगे, तो रिजल्ट फिर ऐसे आ ही जाएंगे। तो आपको ज्ञानेश कुमार के हुनर पे कोई शक है क्या? नहीं, हमें ज्ञानेश जी के हुनर पे कोई शक नहीं है, हमें तो राजीव जी के हुनर पे भी शक नहीं था, लेकिन वो शक के दायरे में आ गए थे। और आपने देखा था, मैंने जिक्र किया अभी उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव का, राजस्थान के लोकसभा चुनाव का मैंने जिक्र किया, जहां भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उनकी जो ज्ञानशीलता थी वो कहाँ चली गई थी राजीव जी की? तो जैसे वो फेल हो गए थे, कई जगहों पे आपको ज्ञानादेश भी फेल होते हुए दिखाई देंगे। तो जब ज्ञानादेश फेल होंगे, ज्ञानादेश हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, नौकरशाह हो, मैं पहले भी कह चुका हूं कि एक लिमिटेड फील्ड में, एक लिमिटेड क्षेत्र में, एक लिमिटेड में एरिया में काम कर सकते हैं, एक दायरे में काम कर सकते हैं। आप काले को सफेद नहीं कर सकते। मैंने आपको कहा कि वोटिंग में अगर बहुत ज्यादा अंतर है तो उसमें आप हेरा फेरी नहीं कर सकते, उसमें चाह के भी आप कोई गड़बड़ी नहीं कर सकते। छोटा मोटा अंतर हो वहां आप कुछ ना कुछ कर सकते हैं, नौकरशाह कर देता है। लेकिन जहां पब्लिक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो और पब्लिक आपके सामने खड़ी हो, तो वहां किसी नौकरशाह की ऐसी हिम्मत पड़ जाए, मुझे ऐसा नहीं लगता। कई जगहों पे आप कोशिश कर सकते हैं, कई जगह आप सफल हो जाएंगे जहां बहुत ज्यादा लोग इसमें ना घुसे हुए हों, लेकिन जहां पब्लिक बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो वहां इस तरह की चीजें करना बहुत मुश्किल है।
और मुझे नहीं लगता कि बिहार में इस तरह से चीजें होंगी, क्योंकि बिहार की जनता, बिहार का वोटर और बिहार का जो कैंडिडेट है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है और वो लाठी लेके पोलिंग बूथ पे खड़ा हुआ है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक वीडियो भी डाली थी, वो किसने डाली थी? वो भी तो वहां पे जो पहरेदारी कर रहे हैं, निजी वोटर हैं, निजी उम्मीदवार के जो लोग हैं, उन्होंने ही वो वीडियो डाली थी कि स्ट्रांग रूम में कैसे कार आ रही है, कैसे जा रही है, कैसे सीसीटीवी बंद हो गया, तो वो कहाँ से आ गई? तो अगर इतना एग्रेसिव लोग हैं, तो ऐसी जगहों पे कोई भी गड़बड़ी करना मुझे लगता है इतना आसान नहीं। जी। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि थोड़ी देर को कि ज्ञानेश कुमार का हुनर नहीं चल पाया। अब इस संभावना पर विचार करते हैं कि ये एग्जिट पोल सही आते हैं, एनडीए की सरकार बन जाती है। थोड़ी देर को इस पे विचार करता हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा फिर देश की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखिए संजय जी, अगर ये चीजें होती हैं, तो देश की राजनीति हो चाहे देश के आमजन की बात हो, कहीं ना कहीं सियासी दलों के और इस तरह की चीजों से लोगों का विश्वास उठेगा और ये होगा कि सरकार जब भाजपा को बनानी है, तो वोट डालने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार बननी है, अपने आप बन जाएगी। वोटिंग मशीन में भी वोट अपने आप आ जा रहे, सब काम अपने आप हो ही जा रहा है। तो फिर क्या जरूरत है तकलीफ करने की, क्या जरूरत है अपना दिमाग खराब करने की? अरे भाई, आप देख रहे हैं ना कि जरा सा कुछ रेलवे में हो जाता था, रेलवे इतना बड़ा मंत्रालय है, लोग इस्तीफा मांगने लगते थे रेल मंत्री का। पीछे इतनी बड़ी घटना हुई है, किसी एक आदमी ने रेल मंत्री का इस्तीफा मांगा है क्या? आप ये बताइए, इतनी बड़ी घटना हो गई है, कल शाम को 24 घंटे होने को आए हैं अभी। प्रधानमंत्री जी के कार्य, जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के, ऐसी एक घटना मुंबई में हुई थी और मुख्यमंत्री सारा गुजरात का काम छोड़ के मुंबई पहुंच गए थे। और क्या किया था उन्होंने? मुंबई में जाके मीडिया को बताया था, कहाँ मर गई है सरकार, क्या कर रही है सरकार, मैं होता तो ये कर देता। आज कोई मुख्यमंत्री या कोई मंत्री बोल सकता है आके कि दिल्ली में क्या हो रहा है, दिल्ली की मुख्यमंत्री कहाँ है, दिल्ली के प्रधानमंत्री कहाँ है? कोई पूछ सकता है? वो तुरंत देशद्रोही हो जाएगा। देश में इतनी बड़ी घटना हो गई है और देश के नागरिक जानना चाहते हैं कि आगे आपकी क्या प्रक्रिया है, आप आगे क्या करने जा रहे हैं, क्या रोड मैप है, क्यों ये घटना हुई, इसके पीछे कौन है? और प्रधानमंत्री जी भूटान में जो है रात्रि भोज और जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ले रहे हैं और उसकी जो है एनर्जी डील कर रहे हैं। कोई पूछने वाला है? कोई कहने वाला है? सवाल कोई पूछेगा? जो सवाल पूछेगा उसी को घेर लेंगे लोग। तो जहां इस तरह की चीजें हो जाए, वहां लोगों का फिर विश्वास उठ जाता है। तो भारत की राजनीति पे यही होगा कि लोग कह देंगे इनको तो जीतना ही, हम जाए ना जाए, हम वोट डालें ना डालें, हम कुछ करें ना करें, हमारा नाम वोटर लिस्ट में हो ना हो, जीतना तो इन्हीं को है। तो तकलीफ क्या करनी, फिर अपना काम करो, छुट्टी एंजॉय करो। जी। अच्छा, मुझे बताइए कि अगर ये एग्जिट पोल सही हैं, तो योगी की कुर्सी को खतरा है? जो बात चल रही थी कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार आई, तो उत्तर प्रदेश में कुछ प्रयोग हो सकता है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हटाए जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि अगर ये सरकार एनडीए की आती है, तो इसकी गाज उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो दोनों क्षत्रिय समुदाय से आते हैं, इनको हटाया जा सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, आपको ये देखना होगा कि अगर दिल्ली में असर पड़ता है इस चीज का, सबसे पहले तो दिल्ली की सरकार राहत की सांस लेगी, क्योंकि पटना में भाजपा की सरकार बनना, नीतीश कुमार की सरकार बनने का मतलब है कि दिल्ली की कुर्सी कुछ दिन के लिए फिर सुरक्षित हो गई है। उसके बाद अगर सेकेंडरी आप बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में खतरे बढ़ेंगे और खतरे घटेंगे भी। खतरे बढ़ेंगे योगी जी के लिए और खतरे कम होंगे उप मुख्यमंत्री के लिए, क्योंकि चाणक्य जी अपनी चाणक्यगिरी उत्तर प्रदेश में शुरू कर देंगे और चाणक्य के निशाने पे तो उत्तर प्रदेश में बाबा है, और बाबा को बचाने के लिए फिर कोई हिम्मत कर पाएगा आने के लिए, उस पर तो मुझे संशय है। क्योंकि बिहार का चुनाव जीतने का मतलब चाणक्य की जीत है, और चाणक्य अगर जीत जाते हैं, वो फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं, चाहे आसाम हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, वहां पे भी वो सारे जो अपने फॉर्मूले हैं जो उन्होंने बिहार में करे हैं, वो सब फॉर्मूले प्रयोग किए जाएंगे तीनों राज्यों में। तो इसलिए राजनीति में बदलाव तो आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें इतनी जल्दी अंदाजे नहीं लगाने लेना चाहिए और इतनी जल्दी हमें बिल्कुल ये चीज मान के नहीं बैठ जाना चाहिए कि इस तरह है। अभी देश में मतदान भी सही हो रहे हैं, मतदाता भी बचे हुए हैं, लोग भी बचे हुए हैं। अभी इतना मामला हुआ नहीं है और हमें खाली
एग्जिट पोल देख के अंदाजा लगा लें और हम अपनी आंखें बंद कर लें, ऐसा मैं तो कम से कम नहीं करूंगा। मैं तो मान के नहीं चलूंगा कि स्थिति इतनी खराब है। मैं आपको डे वन से कह रहा हूँ, पिछले 1 महीने से कह रहा हूँ कि तेजस्वी यादव की स्थिति बहुत अच्छी है, नीतीश कुमार की स्थिति बहुत अच्छी है। 20 साल के कार्यकाल में नीतीश कुमार पे कोई दाग नहीं है कि जिसको आप कह सकें, चाहे वो परिवारवाद का दाग हो, भ्रष्टाचार का दाग हो या किसी भी प्रकार का कोई दाग नहीं दिखता है। ऐसे में बिहार की जनता उनको नकार के भारतीय जनता पार्टी को कुर्सी पे बिठाएगी, तो इतनी मूर्ख बिहार की जनता है ये मैं तो नहीं मानता हूँ। तो इसलिए बिहार की जनता बहुत समझदार है, चीजों को समझती है और कौन बदमाशी कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये सबके सामने है। और दूसरा जो आता है इसमें, जिसके सहारे आप बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आ सकती है, उसका मैंने बता दिया कि दायरा बहुत लिमिटेड है और उस लिमिटेड दायरे में रह के आप सत्ता के शीर्ष पे नहीं पहुंच सकते। इसलिए इतनी जल्दी ये मान के बैठ जाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, क्योंकि बार बार यही कहा चाणक्य ने कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही, वो एनडीए की सरकार तो कह नहीं रहे। एनडीए की सरकार तो मोदी जी कह रहे थे, बाकी उनके तमाम नेता, उनके लोग तो यही कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बन रही है। तो भाजपा की सरकार इतनी आसानी से बिहार में बनना, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के कोई संकेत मुझे दिखाई दे रहे। जी नहीं मलिक साहब, मैं बिल्कुल इस बात से मैं सहमत हूं कि अभी एग्जिट पोल के सहारे नहीं कहा जा सकता सरकार बन रही, लेकिन मैं ही तो ये कह रहा हूं कि अगर अनुमान लगा लिया जाए कि ये एग्जिट पोल सही हैं, तो दूसरा सवाल मेरा ये, अगर 130 135 सीटें एनडीए की दिख रही हैं, तो भी क्या मान लिया जाना चाहिए कि एनडीए की सरकार बन रही है? क्योंकि नीतीश को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाती है बीजेपी, तो क्या 14 तारीख के मतदान के नतीजे के बाद सरकार तो बनेगी, नीतीश मुख्यमंत्री बन सकते हैं या बना सकते हैं? किसको बनाएंगे नीतीश मुख्यमंत्री, बीजेपी के नेता को या अपने भतीजे तेजस्वी को? ये विचार है, ये चर्चा है, या ये ख्याल है, या ये ख्याली पुलाव है केवल? नहीं संजय जी, मैं तो जो पुरानी बात थी उसी पर अडिग हूँ। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नतीजे अच्छे आए, नीतीश कुमार के, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, इसमें क्या दो राय है। नीतीश कुमार इनके रहमो करम पे थोड़े मुख्यमंत्री बनेंगे, वो अपने दबदबे से मुख्यमंत्री बनेंगे, वो अपनी ताकत से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या अभी जो वो मुख्यमंत्री हैं, वो क्या भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे है क्या? उन्होंने तो आपको एक कुर्सी को डंडा लगा, टेक लगाई हुई है दिल्ली की सत्ता में, तब वो मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो इतनी आसानी से थोड़े तीसरे नंबर की पार्टी होते हुए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो नीतीश में कुछ दम होगा तभी तो बने हुए हैं वो। और आगे भी अगर नीतीश कुमार बनते हैं तो वो अपने दम पे बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी से बनेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी खुश होकर उनको नहीं बनाएगी। और कहीं भी अगर नीतीश कुमार को जरा सा भी डाउट होगा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहा हूं और मेरे सहारे से तेजस्वी मुख्यमंत्री बन रहा है, तो वो तेजस्वी को बना देंगे, वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं बनाएंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनता हुआ किसी भी सूरत में मुझे बिहार में दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कभी हमने डाउट नहीं किया कि भाई नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नीतीश कुमार तो अगर चौथे नंबर पे भी आ गए तब भी वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, वो ऐसे करिश्माई नेता है। जी अच्छा, प्रशांत किशोर की इतनी हवा निकल जाएगी एग्जिट पोल पे, ये किसी को अंदाजा था? बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी डींगे, घमंड, पत्रकारों से बदसलूकी, बदतमीजी, प्रशांत किशोर की तो हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है, कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। सारा मीडिया मैनेजमेंट निकल गया, दिल्ली के पत्रकारों को मैनेज करके अपनी खबरें चलाना सब हवा हवाई हो गया। क्या लगता है आप? संजय जी, अगर आप प्रशांत किशोर के बारे में पूछेंगे तो मैं तो डे वन से आपको कह रहा हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम थी। भारतीय जनता पार्टी ने उनको, जो युवाओं में, मैंने आपको कहा कि जो युवाओं में एक तेजस्वी यादव के प्रति क्रेज था, उस क्रेज को खत्म करने के लिए पीके को वहां भेजा गया था और वो अपने अंतिम समय तक वो क्रेज को खत्म नहीं कर पाए। उल्टा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान किया। सम्राट चौधरी को घेर के, बाकी लोगों को घेर के, वो तेजस्वी यादव को, नीतीश कुमार को नहीं घेर पाए, तो तब भारतीय जनता पार्टी ने उनको वापस ले लिया और वो मैदान से भाग खड़े हुए। तो तेजस्वी यादव के सामने पीके की सिर्फ इतनी भर कहानी है, इसके अलावा ना कोई अफसाना है उनका और ना कोई कहानी है। उनकी इतनी कहानी थी, उनको जितनी स्क्रिप्ट दी गई थी, उनको जितनी मालपत्ती दी गई थी, वो सब खर्च हो गई, यूज हो गए और वो अपना लौट आए। इससे ज्यादा उनकी कोई कहानी बिहार में नहीं थी और ना वो कहानी करते। अरे भाई, कोई नई बात थोड़ी है, वो तो गुजरात भी जाते हैं चुनाव लड़ाने, वो तो तमिलनाडु भी जाते हैं, वो तो हैदराबाद भी जाते हैं, आंध्रा भी जाते हैं, वो तो कांग्रेस में भी गए थे,
वो तो मोदी जी के भी सलाहकार रहे, कौन बचा हुआ है उनसे बताइए। तो वो तो अपने प्रोफेशनल आदमी है, वो तो पैसा लेते हैं, काम करते हैं, सेवाएं देते हैं। उनसे आप काहे राजनेता की और उसकी बात कर रहे हैं। वो तो अपना टूल के रूप में आए थे, टूल यूज हो गया, टूल फेंक दिया गया है, पैसा देंगे फिर टूल आ जाएगा। आप बुला लीजिए अपने चैनल का ये करने के लिए, अगर आपको लगता है कि उनकी लोकप्रियता इतनी है तो चैनल पे उनको बिठाना शुरू कर दीजिए, 2 प्रोग्राम लगा दीजिए उनके, वो पैसा लेंगे आपसे वो। तो प्रोफेशनल आदमी है। जी। गजब है। एक आखिरी सवाल, इस एग्जिट पोल से संघ आरएसएस खुश होगा, दुखी होगा? आरएसएस को अपनी ताकत कम लगेगी या ज्यादा लगेगी? नहीं संजय जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज मायूस होंगे मोहन भागवत जी भी और संजय जोशी भी। ये लेकिन मैं आपको एक बात का दावा करता हूं कि ये एग्जिट पोल सच नहीं है, और ये एग्जिट पोल का कोई मतलब नहीं है, ये कॉन्फिडेंस उनको भी है और मुझे भी है। लेकिन जैसे आपने कहा अगर ये सच होते हैं तो वास्तव में ये मायूसी की और दुखी होने की बात आरएसएस के लिए भी है और संजय जोशी के लिए भी है, क्योंकि संविधान की दुहाई देने वाले लोग खुलेआम संविधान का धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हैं, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये किसी दूसरे सियासी दल के साथ होता तो ज्ञानादेश कब का निकल चुका होता, उस पर जिस पर शेर छाप बना रहता और ऊपर निर्वाचन आयोग की चिट्ठी पहुंच चुकी होती और उनकी पार्टी की जो मान्यता है वो खत्म हो चुकी होती। लेकिन यहाँ तो ज्ञानादेश इधर देखता ही नहीं है भारतीय जनता पर, वो तो कमल को देखते ही डर जाता है, तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। आप बताइए भाई, आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं कि नहीं उड़ा रहे हैं? क्यों नहीं आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे हैं? ये तो कानून में चुनौती देने वाली बात है। सीधे सीधे आप संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लेकिन पूछे कौन, करे कौन? ज्ञानादेश जी की इतनी हिम्मत है? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं केपी मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इतना समय दिया, बातचीत की, थैंक यू सर। ये थे केपी मलिक जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, अपनी राय से जरूर अवगत कराइएगा। थैंक यू।